दिन में 2 बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो ये सामान्य है, नॉर्मल है, माने आपको कुछ तकलीफ नहीं। अगर एक दिन में 2 बार आप जा रहे हैं, वो 2 बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से, हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं, कोई लोगों को सुबह और दोपहर भी हो सकती है, कोई लोगों को सुबह सुबह भी 2 बार हो सकता है ऐसी स्थिति। तो वो कहते हैं 2 बार तक तो सामान्य है। 3 बार जब आप करेंगे 2 से 3 तो वो कहते हैं थोड़ा असामान्य है, और 3 के बाद तो जाना ही नहीं है। अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी है, विशेषज्ञ की मदद लीजिए और उसको ठीक करें। तो मल के वेग को ना रोकें, मूत्र के वेग को ना रोकें, जमाई आ रही है तो ना रोकें, हंसी आ रही है तो ना रोकें, प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें। इस तरह के उन्होंने कई वेग के बारे में कहा। ऐसे लगभग 14 वेग हैं। मैंने कुछ बता दिए, बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में, क्योंकि समय कम है। हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ूं क्या बताऊं। थोड़ा इससे आगे बढ़ें तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत, साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी, ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते हैं, बाकी के लिए नहीं है। वो जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोकें, और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी ना रोकें। इस पर भागवत जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है। साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी, इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता, उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है। और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है। काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी। आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग, काम का वेग, वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए। और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब। तो उनका प्रयास पूरे जीवन बसा होना चाहिए जो उसको रोक। अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है। भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या आपसे भिन्न है, होनी ही चाहिए। और आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है, जो होनी ही चाहिए। दोनों जगह भिन्नता है, वो जान लेने के लिए आवश्यक है। तो हम कहते हैं ना, साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगी पूर्ण हो, ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो, वगैरह वगैरह। तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा, आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा, घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है, आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का, और साधु सन्यासियों के लिए जो जीवन है, दिनचर्या, दोनों में बहुत अंतर है। इस पर लंबा विश्लेषण हो सकता है, समय की कमी। अब मैं आ जाता हूं, आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो। जो कुछ अब तक कहा 6 दिनों में, उसको थोड़ा समराइज कर दूं। और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर से लिख लीजिए। एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा भी लिख लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं होगा। हो सकता है याद ही हो जाए आपको, क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे ना तो अच्छे से याद होती है। सुनने से तो होती है, उससे भी ज्यादा याद होती है लिखने से। हो सकता है आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात सम अप करनी है, फिर बाद में प्रश्नों के लिए मैं जाऊंगा।
आप एक साधारण गृहस्थ हैं। साधारण गृहस्थ से मतलब जो भागवत की परिभाषा में असाधारण कौन है? जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये सब असाधारण श्रेणी के लोग हैं। आप जो है साधारण श्रेणी में आते हैं। तो साधारण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपनी जिंदगी को चलाना, बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले 7 दिन में अलग अलग समय पर आपको बताया। आज फिर उसको कह रहा हूं, रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं। ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक नियम। खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिएं, 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं। खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर पेट का वो स्थान है जहां खाने का पाचन होता है। हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। तो जठर स्थान पे अग्नि प्रदीप्त होती है और ये अग्नि 1.5 घंटे तक ही रहती है। तो 1.5 घंटे तक पानी न पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी, तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा, रस में बदलेगा। और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है। जैसे आप घुटी हुई खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी, वैसे खाना बनता है, वो 1.5 घंटे में बनता है। फिर उसके बाद रस निकलता है, और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए। ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक पहला नियम। दूसरा नियम, पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए। ये मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए, आप जैसे लोगों के। आप में से थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो, धैर्य अपने जीवन में, तो आप ये चालू कर दीजिए, पानी घूट घूट घूट, जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके उतना, और मुंह में घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे कर करके। आप 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हूं, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया, माने वजन कम हो गया, आप कहेंगे पहले से अच्छी नींद आ रही है, आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है, आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए, जो घुटनों का, कमर का, कंधे का, जगह जगह। आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए, आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया। ऐसी 85 बातें आप खुद कहेंगे 6 महीने के बाद। आप करिए इसको। मैंने तो कई लोगों को बताया साल साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा एक सहयोगी है, कल बेंगलोर में 140 किलो का था, 1 सवा साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है। कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है, आईटी कंपनी में काम करता है। लेकिन इतना जरूर करता है, पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पिएगा। ये अद्भुत है। इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है, कई बार तो चमत्कारिक रिजल्ट है। और कारण उसका क्या है? कारण उसका एक ही है कि घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है। पेट को हमेशा लार की जरूरत है, क्योंकि यहां एसिड बन रहा है। एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है, ब्रेन हेमरेज करा देती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप। गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं। आप पानी गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। ठीक है? तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है। सुबह का पानी हो या दोपहर का, शाम का, जब भी पिए घूट घूट भर के। पानी कैसे पिए? तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए। ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए। हमारे भारत में
मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है, लेकिन आपको समझाने में मदद करे। भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है, गिलास नहीं है। ये गिलास जो है ना, विदेशी है। गिलास भारत का नहीं है। ये गिलास जो है ना, यूरोप से आया, और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए, तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, लोटा है। लोटा, लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है, और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवती जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं, अच्छे काम के नहीं है। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है? फर्क सीधा सा है। पानी के बारे में मैं बता चुका हूं। पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं। पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का। अब लोटे का गुण क्या? लोटा गोल है ना, गोल है ना। और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है। हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। हर गोल चीज का क्योंकि सरफेस एरिया कम है, इसलिए सरफेस टेंशन कम है। इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है। तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है। सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर। इसी तरह से कुएं का पानी, कुआं गोल है ना, सबसे अच्छा। ये सारे साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, आप जानते हैं। ना मिले तो बिहार कर जाते हैं, जहां कुआं मिलेगा वहां पिएंगे। देखा है ना आपने साधु संत, वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कुआं गोल है, कुएं की सरकमफरेंस कम है और सरफेस एरिया कम है, इसलिए सरफेस टेंशन कम है। और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है? पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरा देखिए। आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है, कचरा उसी में जाके फंसता है, तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं। तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं निकालेगा। मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आज घर जाइए और दूध लेके चेहरे पे लगाइए थोड़ी देर, और 5 मिनट बाद रुई से पोंछिए, तो रुई काली हो गई है ना। कैसे? अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया। कैसे बाहर आया? वो दूध ने बाहर लाया। अब दूध कैसे बाहर लाता है? दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है। तो जैसे ही दूध आपने अप्लाई किया, दूध ने इस त्वचा के सरफेस टेंशन को कम कर दिया, क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा। तो यहां दूध ने सरफेस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई, और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया पानी करता है पेट में। यही सेम, आपने पेट में पानी डाला, बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन इसने कम कर दिया, तो बड़ी आंत और छोटी आंत थोड़ी खुल गई, और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया। और हाई सरफेस टेंशन का पानी पिए, ज्यादा सरफेस टेंशन का, तो आंतें सिकुड़ेंगी, क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है, तनाव कम होते समय चीज खुलती है। तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा आंतों में अंदर बंद हो जाएगा। अब यही आपको मूलव्याध, बवासीर, भगंदर सब करेगा।
इसलिए सरफेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना, लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। तो गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है, गोल तालाब का पानी हो, तालाब भी गोल होते हैं ना, तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा, गोल कुएं का पानी बहुत अच्छा। तालाब से छोटी एक पोखर होती है, पोखर, अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा। नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा, क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो लंबी है, तो वहां का पानी हमेशा हाई सरफेस टेंशन वाला है। और नदी से ज्यादा खराब समुद्र का, और सबसे अच्छा पानी लोटे का। लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा। अब आप इसको प्रकृति में भी महसूस करेंगे, बारिश का पानी गोल होके ही नीचे आता है, माने बूंदें सब गोल हैं, क्योंकि उनका सरफेस टेंशन हमेशा कम है। तो ये विश्लेषण लंबा चला जाएगा, लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो ये कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना, ज्यादा अच्छा है लोटे में पिएं। तो लोटे वापस लाएं घर में, लोटे ही निकल गए, अब गिलास घुस गए, और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खत्म हो गई जो लोटे बनाते थे। खत्म हो गए कि नहीं? कसेरे खत्म हो गए। गांव गांव में कसेरा शब्द समझते हैं? वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं। वो पीतल के लोटे बनाते थे, कांसे के लोटे बनाते थे, सब मर गए बेचारे हमारे गिलास के चक्कर में। तो भागवत जी को अगर मानना है तो लोटा लाए, गिलास थोड़े कम करें, पानी लोटे का बहुत अच्छा। आगे बढ़े, पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, ये मैंने पहले बता दिया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बैठ के पिए। फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी ना पिए। और इस ठंडे पानी का ये यहां पर भी एक विश्लेषण में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है। हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, और हर गुनगुने पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, और कम सरफेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है। इसलिए ठंडा पानी ना पिए। एक विश्लेषण में पहले दे चुका हूं कि पानी जैसे ही आप ठंडा पिएंगे उसका गुण है कि वो हर चीज को ठंडा करे। तो पेट को ठंडा करने की वो कोशिश करेगा। पेट ठंडा हुआ तो सारे ऑर्गन्स ठंडे हो सकते हैं और आप मर सकते हैं। तो पानी को पेट गर्म करेगा, फिर आप ये जान लीजिए, और पेट पानी को गर्म करेगा तो अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी उसको, और वो ब्लड में से ही आएगी, तो सारा ब्लड पेट की तरफ दौड़ेगा। और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार, तो हर बार ब्लड को पेट में भागना ही पड़ेगा। तो ब्रेन को ब्लड कम होगा, हार्ट को ब्लड कम होगा, ऑर्गन्स को ब्लड कम होगा, तो वो कमजोरी आने ही वाली है, और हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप दुरुस्त रहने वाले। इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। तो हमेशा कैसा पानी पिए? गुनगुना पिए। एक समय के लिए भागवत जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती हो, आपके यहां तो पड़ती है मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए। मिट्टी के घड़े के पानी को गुनगुना करने की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि मिट्टी से ज्यादा शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं। तो ये अब थोड़ा आगे चलें, वो ये कि खाना जब भी खाएं, आपके लिए नियम है स्टैंडिंग पोजीशन, माने खड़े होके कभी ना खाएं, हमेशा बैठ के खाएं। बैठने की स्थिति ये सबसे अच्छी है। कुर्सी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी स्थिति में बैठ के खाना, नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी ना खाएं। आप जैन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समझता, भक्ष और अभक्ष का ज्ञान सभी साधु महाराज देते हैं, साध्वी जी देते हैं। दूसरे लोगों के लिए कह दूं, दूध और दही साथ में नहीं खा सकते, विपरीत है। हालांकि दूध से ही दही बनता है, लेकिन दूध और दही की प्रकृति एकदम अलग है। दूध कुछ और काम करता है, दही बिल्कुल अलग काम। तो दूध दही साथ में ना खाएं। दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में ना खाएं। खीर खा रहे हैं तो दूध की है तो कढ़ी नहीं खा सकते, कढ़ी खा रहे हैं तो दही की है तो खीर नहीं खा सकते। कुछ भी ऐसी वस्तु जिसमें दूध और दही उपयोग है वो साथ में नहीं। एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिल्कुल वर्जित है।
आप बिल्कुल साथ में ना खाएं। शहद अलग खाएं, घी अलग खाएं। शहद ना खाएं तो भी चलेगा, गुड़ खाएं। अच्छा, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं, शहद घी साथ में ना खाएं। गुड़ को बेहतर तरीके से अगर खाना चाहते, गुड़ तो वैसे ही सबसे बेहतरीन चीज है दुनिया की, लेकिन और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें जरूर घी मिला के खाएं। तो गुड़ घी चलता है, शहद घी नहीं कभी भी। इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फणस, कटहल दूध के साथ सबसे खतरनाक है। और मैंने कहा खट्टे फल जितने भी हैं, संतरा है, मौसमी है, वगैरह वगैरह, ये दूध के साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। एक ही फल है, बागवती जी कह रहे हैं, जो खट्टा भी है और दूध के साथ जरूर खाएं, वो आंवला है। आंवला ये जरूर दूध के साथ खाएं। इसके आगे का एक नियम है, वो द्विदल वाला एक नियम तो बता ही दिया, द्विदल और दही ना खाएं। और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गर्म करें, माने बघारें, तासीर उसकी गर्म करें, फिर आप खाएं, नहीं तो नहीं खाएं तो अच्छा है। द्विदल खा रहे हैं तो 1-1.5 घंटे बाद दही खाएं। छाछ अगर खा रहे हैं द्विदल के साथ तो 1-8 घंटे के बाद पी लें। और अगर पीनी ही है तुरंत, प्यास नहीं रुक रही है, तो छाछ को बघारें, माने उसमें अजवाइन हो, थोड़ा जीरा हो, हींग हो, उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है, तो आप ले सकते हैं। और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना 9:30-10 बजे तक, क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है। और शाम का खाना 5-6 बजे तक। ये मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया। भागवत जी ने कहा इसमें जलवायु का, मौसम का ध्यान रखना है। तो आपके हिसाब से, माने आप चेन्नई में हैं तो 9, 9:30, 10 बजे तक भरपेट खाना खाएं, शाम को 5-6 बजे तक भरपेट खाएं। बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो कुछ फल खा लें, नहीं तो अच्छी चीज भागवत जी ने जो कही है, सुबह का खाना जो 9-10 बजे खाएं, शाम का 5-6 बजे, उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं, शेंगदाना और गुड़, माने मूंगफली और गुड़ खाएं, माने उस समय आप चिक्की खाएं, क्योंकि गुड़ और चना, गुड़ और मूंगफली उसमें है। दोपहर को अगर भूख लग रही है, चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं, माने ज्यादा भी खा सकते हैं। बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सोंठ चाट लें या थोड़ी सोंठ खा लें, तो उसका जो तासीर है वो तुरंत बदल जाता है। नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है। तो नाक से खून ना आए, थोड़ी सोंठ या अदरक, सोंठ इस्तेमाल करते हैं तो सोंठ, नहीं तो अदरक, उसके साथ लें। फिर आगे भागवत जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं, तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है। गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए। तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है। कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है और जौ है, जवारी है। जवारी आप समझते, ज्वार। तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम, ना खाएं तो भी चलेगा। जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं, क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है, लेकिन गर्मी में भी खाना है। मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता। मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में, कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं। अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से। मजबूरी कैसी, कच्छ में, सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है, स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं। यहां पर चेन्नई में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं।
ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहां होता है वो सबसे अच्छा है। तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मैं मानता हूं, जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किए, जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूं। और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। कारण मैं बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूल्य चीज है, वो अंदर ही जाए तो अच्छा है। तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाएं। कितना पानी पिए, मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। पीने का तरीका वही है, सिप 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 करके पीना। और ये सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना। जी, ये मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए। और मेरी एक दूसरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें। आज से कुछ ने तो शायद शुरू भी किया है 2-3 दिन से, जरूर पालन करें। हो सकता है कि 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद मेरी आपकी फिर मुलाकात हो, तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करें क्यों? मैं आप सबको भागवत का चेला बनाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने 6 साल में लिया, ये साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए। क्यों? आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्थ रह ही सकते हैं, अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पड़ोसियों को भी रख सकते हैं। और भागवत ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वो ही मोक्ष का भागी है, माने भागीदार हो सकता है। तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें, वहां भी हम यही करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, देश भी अच्छा हो जाएगा। ये कहकर मैं अब प्रश्नों की तरफ चल रहा हूं। प्रश्न मेरे पास भरपूर आ चुके हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो प्रश्न एक बार उत्तर आ गया उसको दोबारा नहीं दूंगा। हो सकता है किसी व्यक्ति ने वो प्रश्न रिपीट किया। ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो रोगों से संबंधित हैं, इस रोग में क्या करें, उस रोग में क्या करें। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं सबसे आसान मानता हूं, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें। मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं, फिर दोहराऊं। आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं, वो ये, जिनको भी डार्क सर्किल है सवेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है, मुंह का लार है, इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें। आपके सारे डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। और ये जो सुबह का मुंह का लार है, इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं। खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें। कोई कहेगा कि बहुत ज्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को 4 बजे मिलें। मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूंगा या लिखा दूंगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज, खुजली, दाग, धब्बे सब मिटा देंगे। वो व्यक्तिगत है। नींद बराबर नहीं आती, नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है, तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था। रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोएं। गाय का घी हल्का गर्म करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचें, ज्यादा तेज नहीं, बस इतना करेंगे अंदर चला जाएगा। बहुत खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है। तो हल्का खींचकर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं। फिर नींद बहुत अच्छी आएगी, खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नींद के समय जो खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं।
अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे। रात में नींद कभी खुलेगी नहीं, 6 घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम। रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना, पेशाब आती है नींद खुल